समय हमेशा से मौजूद था, लेकिन साल, महीने और तारीखें नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि साल 01 से पहले की दुनिया कैसी थी? जब ना कोई कैलेंडर था, न ही कोई घड़ी, तब लोग समय को कैसे समझते थे? उन्हें कैसे पता चलता था कि कौन सा फसल कब बोनी है और कब काटनी है? इंसानी इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब इस धरती पर न कोई तारीख थी, न कोई साल और न ही कोई महीना। फिर भी कुछ लोग जानते थे कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन सबसे खतरनाक। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं और साल में 12 महीने ही क्यों है? इन सवालों के जवाब उतने आसान नहीं हैं जितने दिखते हैं, क्योंकि इनके पीछे सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की सोच और खोज छुपी हुई है। समय को पीछे करते हैं और चलते हैं उस दौर में जहां न कोई कैलेंडर था, न कोई तारीख, जहां वक्त समय को देखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था। क्योंकि ये सिर्फ कैलेंडर की कहानी नहीं है, ये इंसान की सोच, उसकी कल्पना और उसके अस्तित्व की कहानी है। और एक चेतावनी, इस वीडियो में आप जो जानने वाले हैं उसके बाद शायद समय को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। जब हम साल 1 कहते हैं तो आखिर ये शुरुआत हुई कहां से? आज दुनिया का बड़ा हिस्सा, जैसे हम जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ईयर 1 को जीसस क्राइस्ट के जन्म से जोड़ा जाता है। ये सिस्टम 6ठी शताब्दी में एक मंक डायोनिसियस एक्सिगुअस ने बनाई थी। उन्होंने तय किया कि जीसस के जन्म के साल को अन्नो डोमिनी 1 यानी प्रभु का पहला वर्ष माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस कैलेंडर में ईयर 0 नाम की कोई चीज है ही नहीं। 1 BC के बाद सीधा 1 AD आता है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई इतिहासकार मानते हैं कि डायोनिसियस की कैलकुलेशन पूरी तरह सही नहीं थी, उनके हिसाब में कुछ गलती थी और संभव है कि जीसस का वास्तविक जन्म 4 BC से 6 BC के बीच हुआ हो। यानी जिस साल 1 को हम समय की शुरुआत मानते हैं वो भी शायद बिल्कुल सटीक नहीं है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक कैलेंडर की कहानी है। दुनिया में ऐसे कई कैलेंडर हैं जो साल 1 की शुरुआत अलग अलग घटनाओं से मानते हैं। उदाहरण के लिए ज्यूइश कैलेंडर के अनुसार अभी लगभग 5785वीं साल चल रहा है, क्योंकि उनका ईयर 1 उस समय से शुरू होता है उनके विश्वास के अनुसार जब दुनिया बनी थी। वहीं इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का ईयर 1 622 AD से शुरू होता है, जब प्रॉफेट मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे। हिंदू कैलेंडर में कलयुग की शुरुआत 3102 BC मानी जाती है और चाइनीज कैलेंडर तो 60 साल के चक्रों में चलता है। यानी समय की शुरुआत हर सभ्यता ने अपनी मान्यताओं, इतिहास और संस्कृति के आधार पर तय की है। तो अब असली मुद्दे पर आते हैं। इन सभी कैलेंडरों और तारीखों से हजारों साल पहले, जब कोई सिस्टम नहीं था, तब इंसान समय को कैसे समझते थे? आज से करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान इस धरती पर आए। उनसे भी पहले होमो इरेक्टस जैसी प्रजातियां थीं, जिनका इतिहास लाखों साल पुराना है। उनके पास न कोई कैलेंडर था, न घड़ी, न लिखने की कोई व्यवस्था। फिर भी वे जीते थे, शिकार करते थे, यात्राएं करते थे और अपनी जिंदगी को व्यवस्थित रखते थे। आखिर कैसे? क्योंकि उनका सबसे बड़ा शिक्षक था नेचर। उन्होंने प्रकृति को ध्यान से देखना सीखा। सूरज का उगना और डूबना, चांद का बदलता आकार, मौसमों का आना जाना, पेड़ों पर नए पत्तों का उगना और पक्षियों का लौटना, यही उनके लिए समय के संकेत थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसानों का पहला कैलेंडर किसी किताब में नहीं बल्कि प्रकृति के भीतर लिखा हुआ था। सबसे पहला और सबसे आसान संकेत था सूरज। सूरज कहां से उगता है, कहां डूबता है और दिन के किस समय आसमान में कितनी ऊंचाई पर होता है, यही लोगों को समय का अंदाजा देता था। प्राचीन इंसानों ने यह भी देखा था कि साल में कुछ खास दिनों पर सूरज ठीक पूर्व से उगता है और ठीक पश्चिम में डूबता है। आज हम इन्हें इक्विनॉक्स कहते हैं। खेती करने और लंबी यात्राएं तय करने के लिए
ये ज्ञान बेहद जरूरी था। जब दिन लंबे होने लगते तो लोग समझ जाते कि गर्मियां करीब हैं, और जब दिन छोटे होने लगते तो सर्दियों की आहट महसूस होने लगती। प्रकृति का ये चक्र इतना साफ और स्वाभाविक था कि इसे समझने के लिए किसी किताब या स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस आसमान को ध्यान से देखना पड़ता था। लेकिन सूरज से भी ज्यादा असरदार था चांद। हर रात बदलता हुआ चांद इंसानों के लिए समय का सबसे भरोसेमंद संकेत बन गया। न्यू मून से फुल मून और फिर वापस न्यू मून तक का उसका पूरा चक्र लगभग 29.5 दिनों का होता है। यही इंसानों का पहला प्राकृतिक कैलेंडर बना। दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडिया और चाइना, सभी ने समय को समझने के लिए चांद के इसी चक्र का सहारा लिया। चांद को देखकर लोग समझ जाते थे कि महीने का कौन सा हिस्सा चल रहा है। पूरा गोल चांद दिखे तो महीने का मध्य, और जब चांद गायब हो जाए तो नए महीने की शुरुआत। शायद यही वजह है कि आज भी इस्लामिक, हिंदू और जूइश कैलेंडर्स में चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ईद हो या दिवाली, कई महत्वपूर्ण तिथियां आज भी चांद की स्थिति देखकर तय की जाती हैं। सोचिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन समय को समझने की कुछ परंपराएं आज भी हजारों साल पुरानी उसी विरासत से जुड़ी हुई हैं। और यहीं से एक मिस्ट्री सामने आता है। स्कॉटलैंड के एबरडीन शायर में आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 10,000 साल पुराने 12 गड्ढों का एक अनोखा पैटर्न मिला। पहली नजर में ये साधारण गड्ढे लगते हैं, लेकिन कई रिसर्च का मानना है कि इन्हें चांद की बदलती फेजेस को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि स्टोन एज के लोग चांद को देखकर समय गिन रहे थे, वो भी तब जब न लिखाई थी और न कोई कैलेंडर। इसी वजह से कई लोग इसे दुनिया के सबसे पुराने कैलेंडरों में से एक मानते हैं। फर्क बस इतना है कि ये किसी कागज पर नहीं बल्कि धरती पर उकेरा गया था। अब बात करते हैं तारों की, क्योंकि यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रात के साफ आसमान में हजारों तारे दिखाई देते हैं, लेकिन प्राचीन लोगों ने एक बात गौर की, हर मौसम में आसमान एक जैसा नहीं दिखता। कुछ खास तारे साल के अलग अलग समय पर दिखाई देते थे। प्राचीन इजिप्शियंस ने भी ऐसा ही एक संकेत खोजा था। उन्होंने देखा कि जब सिरियस नाम का चमकीला तारा पहली बार सूर्योदय से ठीक पहले होराइजन पर दिखाई देता है, तो कुछ ही समय बाद नाइल रिवर में बाढ़ आने वाली होती है। उनके लिए यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी, ये उनकी खेती, भोजन और पूरे जीवन से जुड़ा हुआ संकेत था। इसलिए उन्होंने अपने कैलेंडर को सीरियस के राइजिंग के साथ जोड़ दिया। जरा सोचिए, आज हम समय देखने के लिए घड़ी और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले लोग एक तारे को देखकर पूरे साल की योजना बना लेते थे। ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि प्रकृति को समझने की अद्भुत शक्ति थी। सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं, भारत में भी आसमान को पढ़ने की एक लंबी परंपरा थी। वैदिक सिविलाइजेशन ने नक्षत्रस का एक सिस्टम विकसित किया था। ये 27 स्टार क्लस्टर्स थे, जिनके बीच से चांद अपनी यात्रा करता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर खेती, धार्मिक अनुष्ठान और यात्राओं का समय तय किया जाता था। उदाहरण के लिए प्लेयडीज स्टार क्लस्टर, जिसे भारत में कृटिका कहा जाता है, खेती के मौसम का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता था। ऐसी सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। लगभग 700 BC में ग्रीक कवि हेसियड ने लिखा था, जब प्लेयाडीज दिखाई दें तो फसल काटो, और जब वे नजर आना बंद हो जाएं तो खेत की जुताई करो। यानी एक छोटे से तारों के समूह को देखकर लोग पूरे साल की खेती की योजना बना लेते थे। उस समय आसमान सिर्फ देखने की चीज नहीं था, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि प्राचीन लोग बहुत साधारण थे, तो फिर स्टोनहेंज को कैसे समझाएंगे? इंग्लैंड में मौजूद ये विशाल पत्थरों का ढांचा लगभग 5000 साल पुराना है। इसकी बनावट ऐसी है कि समर सोल्स्टिस के दिन, यानी साल के सबसे लंबे दिन, सूर्योदय की पहली किरण एक खास दिशा से होकर बिल्कुल सही जगह पर पड़ती है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इन लोगों ने वर्षों तक सूरज की गति को ध्यान से देखा, उसके पैटर्न को समझा और फिर उसी के अनुसार इस संरचना को बनाया।
और ये सब तब हुआ जब न कोई आधुनिक उपकरण था, न कंप्यूटर, न कैलकुलेटर। कई लोग स्टोनहेंज को सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि पत्थरों से बना एक विशाल कैलेंडर मानते हैं। ऐसा कैलेंडर जो हजारों साल बाद भी आसमान के साथ तालमेल बिठाकर खड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इतने विशाल पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से वहां तक कैसे पहुंचाया गया। जितना हम इसके बारे में जानते हैं उतने ही नए सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी। मेक्सिको में माया सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया चिचेन इत्जा का एल कस्टिलो पिरामिड इसका शानदार उदाहरण है। साल में 2 बार स्प्रिंग और फॉल इक्विनॉक्स के दौरान सूर्य की रोशनी और छाया मिलकर पिरामिड की सीढ़ियों पर एक विशाल सांप जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जो नीचे उतरती हुई दिखाई देती है। ये कोई संयोग नहीं था, ये ऐसी सटीक योजना थी जिसके लिए सूरज की गति और मौसमों की गहरी समझ चाहिए थी। इसी तरह कैम्बोडिया का एंकोर वॉट भी आसमान के साथ अद्भुत तालमेल दिखाता है। इक्विनॉक्स के दिनों में सूरज एग्जैक्ट मेन टावर के ठीक ऊपर उगता हुआ दिखाई देता है। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये पत्थरों में दर्ज ज्ञान थे। ऐसे जीवित कैलेंडर जो लोगों को बताते थे कि मौसम कब बदल रहा है और साल का कौन सा समय चल रहा है। अब एक रियल और प्रैक्टिकल सवाल उठता है, जब कैलेंडर ही नहीं था तो खेती कैसे होती थी? खेती के लिए सबसे जरूरी है सही समय। कब बीज बोनी है, कब बारिश आएगी और कब फसल काटनी है। और इसके लिए लोगों के पास एक अनोखा सहारा था और वो था प्रकृति। सबसे पहला संकेत था पक्षियों का व्यवहार। जब कुछ खास बर्ड्स दिखाई देने लगते या उनकी आवाज सुनाई देने लगती तो लोग समझ जाते कि मौसम बदल रहा है। जैसे कोयल की आवाज कई जगहों पर वसंत के आने का संकेत मानी जाती थी। दूसरा संकेत था पेड़ पौधों का बदलता रूप। जब पलाश के फूलों का खिलना या आम के पेड़ों में बौर आना किसानों को आने वाले मौसम की खबर दे देता था। और तीसरा संकेत था हवा और तापमान। मॉनसून आने से पहले हवाओं की दिशा और मौसम का मिजाज बदलने लगता है। प्राचीन किसान इन छोटे छोटे बदलावों को पहचानना जानते थे। दूसरे शब्दों में उनके लिए प्रकृति सिर्फ वातावरण नहीं थी, वही उनकी घड़ी थी, वही उनका कैलेंडर था। इसका एक शानदार उदाहरण मेसोपोटामिया है, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। यहीं लगभग 12,000 साल पहले खेती की शुरुआती सभ्यताओं में से एक विकसित हुई थी। वहां के किसान टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों को बहुत ध्यान से देखते थे। इन नदियों का बढ़ता और घटता जलस्तर उनके लिए किसी कैलेंडर से कम नहीं था। जब नदियों में बाढ़ आती तो लोग समझ जाते कि एक खेती का चक्र समाप्त हो रहा है, और जब पानी धीरे धीरे उतरने लगता तो अगले मौसम की तैयारी शुरू हो जाती। यानी उनके लिए समय तारीखों से नहीं बल्कि नदियों के बहाव से चलता था। प्रकृति को इतने ध्यान से देखने और समझने की इसी शक्ति ने मेसोपोटामिया को दुनिया की पहली महान कृषि सभ्यताओं में से एक बना दिया। आपको क्या लगता है, आज हम टेक्नोलॉजी पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि क्या हम नेचर के इन सिग्नल्स को कंप्लीटली इग्नोर कर चुके हैं? कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पर जिसने इतिहास की कई पुरानी धारणाओं को चुनौती दे दी। टर्की में मौजूद गोबेकली तेपे को दुनिया का सबसे पुराना नोन टेम्पल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इसकी उम्र लगभग 12,000 साल बताई जाती है। हैरानी की बात यह है कि उस समय इंसानों को अभी भी हंटर गैदरर माना जाते थे, यानी वे शिकार करते थे और भोजन जुटाकर जीवन बिताते थे। खेती की शुरुआत भी पूरी तरह नहीं हुई थी, फिर भी यहां विशाल पत्थर के पिलर्स, बेहद बारीक कार्विंग और ऐसी स्ट्रक्चर मिली हैं जिन्हें किसी संगठित समुदाय के बिना बनाना लगभग असंभव लगता है। यहीं से इतिहास का एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इतनी बड़ी और जटिल संरचना पहले से मौजूद थी तो क्या संगठित समाज खेती से पहले बन चुका था? इस जगह का डिस्कवर करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस श्मिट ने एक मशहूर बात कही थी, पहले मंदिर बने फिर शहर। यानी संभव है कि लोगों को एक साथ जोड़ने वाली चीज खेती नहीं बल्कि साझा विश्वास और समुदाय की भावना थी। और अगर ये सच है तो हमें इंसानी सभ्यता की शुरुआत की कहानी फिर से सोचनी पड़ सकती है।
और इस साइट को और भी रहस्यमय बनाते हैं। यहाँ मिले कुछ सिंबल्स। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये सिंबल्स शायद एक स्टार मैप हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक थियोरी ये भी कहती है कि इन कार्विंग्स में 10,900 BC के आसपास हुए किसी कॉमेट इंपैक्ट का रिकॉर्ड छुपा हो सकता है। हालांकि ये अभी साबित नहीं हुआ है और इस पर आज भी बहस जारी है। लेकिन सोचिए, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई हुई तो इसका मतलब होगा कि 12,000 साल पहले के लोग आसमान को हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहराई से समझते थे। और शायद यही वजह है कि गोबेकली तेपे आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। लेकिन अब जरा एक अलग एंगल से सोचते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बात है जो आपको कुछ सेकंड के लिए सोचने पर मजबूर कर सकती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि समय एक फिक्स्ड और ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन सच ये है कि समय को मापने का तरीका हमेशा इंसानों ने ही तय किया है। उदाहरण के लिए, रोमन्स के कैलेंडर में शुरू में सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे। इसी वजह से सितंबर का नाम लैटिन शब्द सेप्टेम से आया, जिसका मतलब है 7वां महीना। लेकिन आज सितंबर साल का 9वां महीना है। ठीक इसी तरह अक्टूबर ऑक्टो यानी 8 से बना है, जबकि आज वो 10वां महीना है। यानी हजारों साल पहले लिए गए फैसलों के निशान आज भी हमारी भाषा और कैलेंडर में मौजूद हैं, भले ही उनकी ओरिजिनल पोजीशन बदल चुकी हो। और ये पहली बार नहीं था जब इंसानों ने समय को ठीक करने की कोशिश की हो। 46 BC में जूलियस सीजर ने कैलेंडर में बड़ा बदलाव किया। कैलेंडर इतना गड़बड़ा चुका था कि उसे सही करने के लिए उस साल में 445 दिन रखने पड़े। इसी वजह से हिस्टोरियंस उसे ईयर ऑफ कंफ्यूजन भी कहते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 1582 में पोप ग्रेगरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू किया, जिसे आज दुनिया का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करता है। कैलेंडर को मौसमों के साथ फिर से मिलाने के लिए अक्टूबर महीने से 10 दिन हटा दिए गए, यानी 4 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर आ गया। जरा सोचिए, आप 4 तारीख को सोए और अगली सुबह कैलेंडर में 15 तारीख दिखे। लोगों के लिए यह काफी अजीब था। कई लोग नाराज भी हुए, क्योंकि उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी के 10 दिन अचानक गायब कर दिए गए हों। और अब आते हैं एक ऐसे सच पर जिसे सुनकर शायद समय को देखने का आपका नजरिया बदल जाए। जिस सेकंड, मिनट और आवर सिस्टम को हम आज बिल्कुल स्वाभाविक मानते हैं, वो वास्तव में प्रकृति ने नहीं बनाया था। 1 मिनट में 60 सेकंड्स और 1 आवर में 60 मिनट्स रखने का विचार प्राचीन बेबीलोनियंस का था। उन्होंने 60 को चुना क्योंकि ये एक बेहद कन्वीनियंट नंबर है, जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30 से बिना किसी बाकी के डिवाइड किया जा सकता है। यानी ये फैसला प्रकृति ने नहीं, बल्कि गणित ने लिया था। और 24 घंटे का दिन, इसकी जड़ें एंशिएंट इजिप्ट तक जाती हैं। इजिप्शियंस ने दिन को 12 हिस्सों और रात को 12 हिस्सों में बांटा था। ये व्यवस्था उन तारों के समूहों पर आधारित थी जिन्हें वे रात के अलग अलग समय पर उगते हुए देखते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस समय की व्यवस्था को हम आज बिल्कुल सामान्य मानते हैं, वो हजारों साल पहले अलग अलग सभ्यताओं द्वारा बनाई गई एक मानव निर्मित प्रणाली है। और 7 दिनों वाला वीक, वो भी उतना प्राकृतिक नहीं है जितना हमें लगता है। 7 दिन के सप्ताह की जड़ें प्राचीन बेबीलोनियन और ज्यूइश परंपराओं तक जाती हैं। उस समय लोगों को आसमान में 7 प्रमुख खगोलीय पिंड दिखाई देते थे: सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। धीरे धीरे इन्हीं के आधार पर सप्ताह के दिनों के नाम बने। संडे यानी सन का दिन, मंडे यानी मून का दिन, सैटरडे यानी सैटर्न का दिन। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये संबंध आज तक बना हुआ है। यानी जब हम मंडे या सैटरडे जैसे शब्द बोलते हैं, तो अनजाने में हम उन खगोलीय परंपराओं की गूंज दोहरा रहे होते हैं जिनकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। इंसान लाखों सालों से इस धरती पर है। इस पूरे सफर में उसने आसमान को देखा, नदियों को देखा, मौसमों को देखा और उनमें छिपे पैटर्न को समझने की कोशिश की। कभी पत्थरों को जोड़कर कैलेंडर बनाए गए, कभी तारों को देखकर खेती की गई और कभी चांद के सहारे महीनों की गिनती की गई। आज हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वो कोई अंतिम या सार्वभौमिक सच नहीं है।
ये समय को समझने और व्यवस्थित करने का एक तरीका है जिसे इंसानों ने खुद बनाया है। और शायद यही सबसे दिलचस्प बात है, समय हमेशा से मौजूद था, लेकिन साल, महीने और तारीखें नहीं। ये सब नाम हमने दिए, ये नियम हमने बनाए और फिर धीरे धीरे इन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा मान लिया। और शायद इसी वजह से हजारों साल पहले आसमान को पढ़ने वाला इंसान हमसे कम बुद्धिमान नहीं था। उसके पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन प्रकृति को समझने का एक अलग नजरिया था। हो सकता है कि कुछ चीजें वो सचमुच हमसे बेहतर जानता हो,